तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 115 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, और ये सारा क्वेश्चन अभी आपका रिसेंट में जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, ठीक है, कल परसों उसका पीटी का रिजल्ट आया है, वही सारा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य, ठीक है, महाकाव्य का चर्चा कर रहा है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम के बारे में यहाँ पे सवाल कर रहा है। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, वैसे शिल्पाधिकारम वहां पे गलत लिखा हुआ है, इस टाइप से होना चाहिए था, शिल्पाधिकारम, ठीक है, ये पुस्तक है। और आपसे सवाल कर रहा है ना, इतना लंबा लाइन में बस यही पूछ रहा है आपसे कि शिल्पाधिकारम पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखित है। तो ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे अगर बात करें शिल्पाधिकारम के बारे में, तो ये आपका एक तमिल साहित्य है, ठीक है। कैसा साहित्य है? ये आपका एक तमिल साहित्य है। और देखिएगा इसके लेखक कौन है, तो लेखक हो जाएगा इलैंगो अडिगल, इलैंगो अडिगल। और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इलैंगो अडिगल जो है ये शिल्पाधिकारम के लेखक थे। और शिल्पाधिकारम जो है ये किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये आपका कोवलन और कन्नगी से संबंधित पुस्तक है। किसका नाम लिया? कोवलन और कन्नगी। मेनली में यहाँ पर एक पुरुष और एक महिला के बारे में, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जो काफी दुखद था, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और शिल्पाधिकारम का मतलब क्या होता है, तो देखिएगा इसका मतलब होता है नुपुर की कहानी। किसकी? नुपुर। नुपुर बोले तो पायल, ठीक है, नुपुर मतलब पायल, नुपुर की कहानी, नुपुर की कहानी। और भी देखिएगा, अगर और देखें तो यहाँ पे किसका चर्चा किया गया है, तो एक मेल का, एक नायक इस स्टोरी का जो आपका कह लो कि एक्टर है, ठीक है, वो कौन है? वो है आपका कोवलन, कोवलन। और अगर यहाँ पे फीमेल का बात करें तो ये हो जाएंगे आपकी कन्नगी, कन्नगी। क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और भी देखना है यहाँ पे, शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का महाकाव्य का संज्ञा दिया गया है। किसका? तमिल साहित्य का महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो शिल्पाधिकारम को कहा जाता है। लिखा कौन है, तो इलैंगो अडिगल लिखा है। इलैंगो अडिगल था कौन, तो इलैंगो अडिगल जो था ये सेन गुटवन का भाई था। आप कनेक्ट करते जाना, ये कौन था? ये सेन गुटवन का, सेन गुटवन का भाई था। आप बोलोगे कि भाई अभी सेन गुटवन कौन आया बीच में, ये तो लेखक के समझ में आ रहा है। सेन गुटवन जो है ये आपका चेर शासक है। कौन है? चेर शासक। अब ये चेर कहाँ से आया, तो जब आप दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हो ना, तो आपको यहाँ पे 3 वंश देखने को मिलते हैं। एक चेर मिलता है, एक चोल मिलता है और एक पांड्य मिलता है, ठीक है। जिसमें चोल जो था बहुत ज्यादा बलशाली था, चेर का भी अच्छा खासा इतिहास रहा था और पांड्य का भी अच्छा खासा इतिहास रहा था। तो ये सारी चीजें आती थी, चेर वंश से संबंधित ये था, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका आंसर आप बताइएगा, हम बहुत पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताए हैं कि ये जो शीतले सतनार है, ठीक है, ये बुक है, ये आदमी है, चूंकि साउथ का है तो थोड़ा सा नाम अजीब है। आप बताना कि ये आदमी है या बुक है, और अगर बुक है तो इसको लिखा कौन है, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था? देखो यहाँ पे कुल मिला के बात क्या बोल रहा है, आपको पता है कि 1600 ईस्वी में भारत में एक कंपनी आई थी, दैट इज BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए आई थी। लेकिन आगे जाकर के भारत की राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक कमजोरी को देखते हुए वे लोग व्यापार के साथ साथ भारत में राजनीतिक शासन करना भी शुरू कर दिए थे, ठीक है। पहले तो व्यापार पे अधिपत्य जताए और फिर आपका राजनीतिक जीवन में पूरी तरीके से घुल मिल गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहे हो, ये ना जम करके, ये फूल छूट के साथ भारत को जितना लूट सकता था लूटा। बहुत सारे कानून लाए, बहुत सारे टैक्स कलेक्शन का अलग अलग नियम लाया, युद्ध भी किया, है ना। आपको पता है ना प्लासी का जो युद्ध हुआ था, वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं, ब्रिटिश कंपनी के द्वारा लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे युद्ध वगैरह हुए थे। लेकिन जब अतत्ता कर दिया, अतत्ता कहने का मतलब ना 1857 में भारत में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। उसका रीजन क्या था कि ये जो कंपनी वाले थे ना, ये भारत की स्थिति को पूरी तरीके से बिगाड़ के रख दिए थे। तो इसलिए क्या हुआ कि 1857 में भारत में बहुत बड़ा क्रांति हो गया, विद्रोह हो गया और भारतीयों ने अंग्रेजों को चुन चुन करके मारा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि तब मौका मिला ब्रिटिश क्राउन को, और अब क्या हुआ, बोला कि भाई आप कंपनी हो, आपको अगर व्यापार करना तो अब व्यापार करो, राजनीतिक काम अब आप नहीं करोगे। राजनीतिक काम अब किसको सौंप दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया।
है ना। ब्रिटिश क्राउन कहने का मतलब है कि ब्रिटेन में जो आपका सरकार है वो कैसा चलता है, वहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन है। अभी भी वहाँ पे राजा और रानी होती है, प्रधानमंत्री भी होते हैं, लोकतंत्र में आपका वहाँ पे संविधान भी है, वहाँ पे प्रधानमंत्री का चुनाव भी होता है। बट अपने यहाँ जैसे राष्ट्रपति होते हैं राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में, वहाँ पे कौन होता है, वहाँ पे राजा या रानी होती है, ठीक है। अभी कौन है, अभी राजा है वहाँ पे। तो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, और किस एक्ट के माध्यम से सौंपा गया, तो ये सौंपा गया आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो पहला तो आप ये याद रखोगे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या हो गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था वो किसको दे दिया गया, बताओ, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, ठीक है। दूसरा ये किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसके पद को चेंज कर दिया गया, और इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया भारत का वायसराय बना दिया गया, ठीक है, भारत का वायसराय बना दिया गया। और भी चेंज किया गया, हाँ, एक सचिव को रखा गया, ठीक है। क्या किया गया कि एक सचिव को भी रखा गया शासन संभालने के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए एक सचिव को भी रखा गया। और ये जो सचिव होता था ये भारत में नहीं बैठता था, ये कहाँ बैठता था, ब्रिटेन में। और ये होता कौन था, तो ये ब्रिटिश कैबिनेट का व्यक्ति होता था, ब्रिटिश कैबिनेट कह लो या मंत्रिमंडल कह लो, ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री लिख लो, ब्रिटिश कैबिनेट का मंत्री होता था, जो कहाँ बैठता था, तो ये आपका ब्रिटेन में बैठा करता था। और अगर क्या देखें, और यहाँ पे क्या हुआ था, तो भारतीयों को बिना किसी भेदभाव का सिविल सेवा में भी एंट्री मिलने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को लिखेगा कि सिविल सेवाओं में भारतीयों को प्रवेश मिलने लगा, दो तीन फैक्ट एकदम से याद रखिएगा कि 1858 के शासन के अधिनियम के तहत कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल की जगह पे भारत का वायसराय होने लगा, एक सचिव का पद सृजित किया गया जो कहाँ बैठता था, लंदन में बैठता था, ठीक है। और सिविल सेवा का परीक्षा जो होता था उसमें बिना किसी भेदभाव को क्या चीज हुआ, तो यहाँ पे अब भारतीय भी शामिल हो सकते थे। तो इस चीज को याद रखिएगा। और एक लाइन याद रखिएगा कि अब प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सांसदों का, ब्रिटिश क्राउन का शासन कहाँ हो गया, अपने भारत पर हो गया, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, लगा लो इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। ये सारा आपका सीजीएल में पूछा हुआ है इस बार, जो अभी रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले। देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने सहायक गठबंधन की प्रणाली तैयार की। सहायक संधि, वैसे आपको पता है अगर रियलिटी में देखिए तो सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट था, वो कौन दिया था, तो फ्रांसीसी गवर्नर था जिसका नाम क्या था, डुप्लेक्स, ठीक है। इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था डुप्लेक्स। तो देखिएगा कि जो आपका मार्किस डुप्लेक्स नाम का व्यक्ति था, मार्किस डुप्लेक्स, ये क्या था, तो ये एक कॉन्सेप्ट दिया था डुप्लेक्स, ये आपका फ्रांसीसी गवर्नर, और ये आपका कॉन्सेप्ट दिया था किस चीज का, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था सहायक संधि का। क्या करना होता था इसमें, करना ये होता था कि जो आपका जैसे ब्रिटिश सेना को ले लो, फ्रांसीसी सेना को ले लो, ये लोग क्या कहते थे कि भाई देखो, मान लो कि अगर कोई राजा, ठीक है, कोई राजा है, उसके पास गया और बोला कि भाई देखो, आपको अपना शासन संभालो, ठीक है, आप शासन करने पे ध्यान दो, आपको इस बात का चिंता नहीं करना है कि आपके ऊपर कौन आक्रमण करेगा, आपका कौन सा शत्रु है, ये आपको ध्यान नहीं देना। तो फिर मेरा रक्षा कौन करेगा, रक्षा हम करेंगे। ये कौन कह रहा है, जो सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर के उस राजा के पास गया है। क्या बोल रहा है वो ये कहता है कि भाई आपका रक्षा हमारा सेना करेगा, मेरा सेना आपका रक्षा करेगा। तो भाई राजा का सवाल होता था कि आपका सेना हमारा क्यों रक्षा करेगा, तो इसलिए रक्षा करता था क्योंकि सेना की टुकड़ियों को, है ना, जैसे यूरोपीय है तो यूरोपीय अपना सेना का कुछ टुकड़ी को उस राजा के यहाँ रख दिए। अब राजा का जो आपका पूरा साम्राज्य है उसका रक्षा करने का, उसका देखभाल का काम कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है आपका सेना, जो किसका है, अंग्रेज का है, जो या तो फ्रांसीसी का होगा जब फ्रांसीसी लोग लाया, और जब अंग्रेज लोग लाया तो अंग्रेज का था। तो आप बोलोगे कि भाई आखिर अंग्रेज इतना अच्छा कैसे हो गया, कैसे वो बिना मतलब का उसका रक्षा कर रहा, भाई रक्षा नहीं कर रहा। आज के जमाने में अगर कोई भी आपका मदद कर रहा है ना, तो वो जब तक अपना फायदा नहीं देखेगा ना, वो कभी आपका मदद नहीं करेगा। अगर आपको कोई एक कप चाय भी पिलाया तो उसमें भी वो अपना फायदा देख करके ही पिलाता है। वही चीज यहाँ पे हो रहा था, देखो कैसे था। अब अंग्रेज क्या किया कि अपना सेना एक राजा के साम्राज्य में छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि
उसके साथ ही बोला जाता था, आप देखो कि जिस समय अंग्रेज भारत में था, उस समय भारत के जो राजा महाराजा थे उनको किससे खतरा था? अंग्रेज से ही खतरा था ना। और वही अंग्रेज जाके कहाँ बैठ गया? उसके घर में बैठ गया। समझ रहे हो? दूसरा क्या था, सबसे ज्यादा जो आपके अंग्रेज लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करते थे ना, वो फ्रांसीसियों को भारतीय राजा से दूर रखने के लिए कर रहे थे, ताकि फ्रांसीसी लोग एंट्री ना कर पाए। तो मेनली यही था, अंग्रेज अपना फायदा देख रहा था कि हम क्या कर रहे हैं ना, मेरे पास अगर 100 सेना का टुकड़ी है तो हम एक एक टुकड़ी भारत के हर राजा के साम्राज्य में छोड़ देंगे। उससे क्या होगा कि उस राज्य में क्या हो रहा है वो किसके अंडर कंट्रोल रहेगा? मेरे अंडर कंट्रोल रहेगा। और सहायक संधि के तहत क्या होता था, बहुत सारे प्रस्ताव पे साइन भी करवाए जाते थे कि आप किसी भी राज्य से, किसी भी देश से मेरे बिना पूछे ना तो आप वहां पे शत्रुता मोल लीजिएगा और ना ही मित्रता मोल लीजिएगा। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते थे। मतलब कह लो ना कि इनडायरेक्टली खुश करके अपने अंडर कंट्रोल में कर लेना होता था। ठीक है, इसमें फायदा अंग्रेज का ही हो रहा था, भारतीय राजाओं का कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। तो ये जो आपका सहायक संधि है, सहायक गठबंधन है, ये किसके द्वारा लाया गया था भारत में? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। बट आप याद रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट था सहायक संधि वाला, ये कौन दिया था? तो ये आपका फ्रांसीसी गवर्नर दिया था। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर और हम लोग देखें यहाँ पे कि ये जो लॉर्ड वेलेस्ली था, ठीक ना, ये जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली था, ये भारत में कब से कब तक रहा था? 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। 1798 से लेकर के 1805 तक रहा था। और सबसे पहले सहायक संधि के तहत किसको मिलाया गया था? मैसूर को मिलाया गया था। ठीक है, मैसूर को कब मिलाया गया था? 1799 में। अच्छा, अवध को भी मिलाया गया था। ठीक है, कुशासन के आरोप लगा करके अवध को भी मिलाया गया था। और इसे कब मिलाया गया था? 1801 में मिलाया गया था। यहाँ पर क्या होता था कि इस सहायक संधि के तहत, आप इसको पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं कि इस सहायक संधि के तहत अंग्रेजों की कुछ सैन्य टुकड़ियां राजा के दरबार में रहती थी। ठीक है, राजा से आपका ये चीज पे साइन करवाया जाता था कि आप किसी भी देश से कोई भी प्रकार का संधि बिना हमसे पूछे नहीं करिएगा। और तीसरा चीज ये होता था कि आप अपने साम्राज्य में किसी भी यूरोपीय को एंट्री नहीं दीजिएगा बिना हमसे बात किए हुए। आप बोलोगे कि भाई ये भी तो खुद का यूरोप था, फिर यूरोप के बारे में क्यों बोल रहे थे कि किसी यूरोप को एंट्री नहीं दीजिएगा? यूरोप मतलब ब्रिटेन नहीं हुआ, यूरोप एक महाद्वीप है और इसमें बहुत सारे कंट्री हैं, ब्रिटेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंट्री हैं। तो बोला गया था कि आप किसी भी यूरोपीय को अपने राज्य में एंट्री नहीं दीजिएगा अगर आप सहायक संधि में हैं तो, है ना। चलिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं, देखिएगा, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है? उत्तर भारत में, हमारे बिहार में, हमारे यूपी में, अगर आपको पता है तो बताओ कि क्या होगा इसका आंसर? जो धूल भरी गर्म और शुष्क पवन जो चलती है, ठीक है, धूल भरी जो गर्म हवा चलती है, शुष्क पवन चलती है, कब चलती है? तो ये चलती है आपका मई जून में बहती है। ठीक है, मई और जून में ये हवा जो है बहुत ज्यादा बहती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं लू। ठीक है, ये मेनली कहाँ चलता है? उत्तर भारत में चलता है। आप कह लो बिहार में चलता है, यूपी में चलता है ना, इन सारी जगह पे चलता है। और क्वेश्चन बनते हैं इससे, जैसे आपसे सवाल करता है ना कि आम्र वर्षा ये है भी, हाँ देखो यहाँ पे है भी आम्र वर्षा जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? हवा है। ये कहाँ बहती है? तो ये आपका बहता है केरला में। ठीक है, ये कहाँ बहता है? केरला में बहता है। कभी कभी ऑप्शन में कर्नाटका भी आ सकता है, कर्नाटक में भी ये हवा बहती है। चिनुक के बारे में बात करें तो ये हवा जो है ये कहाँ बहती है? ये आपका यूएसए में बहती है। ठीक ना। और भी देखिएगा, अगर बात करें ब्लॉसम शावर, ठीक है, एक होता है आपका ब्लॉसम शावर, ये कहाँ बहती है? तो ये भी आपका केरला में बहती है। कहाँ बहती है ये हवा? केरला में। और एक और देख लीजिएगा, जैसे काल बैसाखी जो है ये कहाँ बहता है? तो ये बहता है आपका बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में, और आपका असम में। ठीक है, कौन सा हवा? काल बैसाखी ये कहाँ बहता है? तो ये बहता है आपका यहाँ पे वेस्ट बंगाल कर लीजिएगा, और आपका असम में ये हवा बहती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री, इसी को कहा जाता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन था? तो वित्त मंत्री जो था आपका टोडरमल था। ठीक है, वित्त मंत्री जो था टोडरमल था। अगर बात करें टोडरमल के बारे में तो ये शेरशाह सूरी के साथ भी काम किया था।
ठीक है, किसके साथ काम किया था? सूर वंश का एक शासक था शेर शाह सूरी, इसके साथ भी काम किया था। ठीक है, अगर बात करें तो इसके समय में ना अकबर को बहुत फायदा हुआ था। ये जो भी कॉन्सेप्ट दिया था ना, दशशाला प्रणाली, जब्ती प्रणाली वगैरह, तो इससे अकबर को बहुत फायदा हुआ था। और अकबर जो है वो इसको एक आपका उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका दीवान ए अशरफी। दीवान ए अशरफी के उपाधि से किसको दिया था? आपका टोडरमल को अकबर के द्वारा उपाधि दिया गया था। अगर और देखें तो टोडरमल जो था ये आपका इसके नवरत्न में शामिल था। ठीक है, टोडरमल जो था इसके नवरत्न में शामिल था। इस सब चीज को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो गया? तो आंसर देखो, तानसेन वगैरह जो हो गया ये सारा, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, ये सारा अकबर का नवरत्न में शामिल था। अकबर बहुत ही समझदार व्यक्ति था, वो खुद पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है, क्योंकि उसके लाइफ का कुछ ऐसा, इसके लाइफ का जो पढ़ने का उम्र था वो बहुत ही भाग दौड़ वाली जिंदगी में बीता। आप देखो ना कि 13 साल का लड़का आपका शासन संभाल रहा था, तो उसको टाइम ही नहीं मिल पाया पढ़ाई करने का। लेकिन हाँ, वो पढ़े लिखे लोगों के बीच रहना चाहता था और इसीलिए वो आपका नवरत्न बनाया था। जितने भी पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप था उनको वो बहुत ही सम्मान देता था और उनको एक नवरत्न बना करके, मतलब एक ग्रुप के माध्यम से उनको उपनाम दे दिया था और सारे पढ़े लिखे लोगों के बीच वो रहता था। अगर बात करें अकबर के बारे में तो अकबर का जन्म जो था ये कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को, है ना। और उसकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1605 को। और ये अच्छा खासा टाइम तक शासन किया था। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 25 अक्टूबर 1605 को। शासन का ये कब संभाला था? तो 1542 में इसका जन्म हुआ था। और जो शासन संभाला था ना, आप ऐड कर लीजिएगा, जोड़ के बताइएगा कमेंट में कि कितना साल तक वो शासन किया था। 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक वो शासन किया था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो राणा छत्रसाल, अमरकोट में राणा छत्रसाल थे, उन्हीं के दरबार में इनका जो था आपका जन्म हुआ था। और जन्म हुआ था ना तो 1556 से ना वो आपके बैरम खां के संरक्षण में चल रहे थे। ठीक है, 1556 से लेकर के वो आपका कब तक? तो 1560 तक। उस समय छोटे थे और बैरम खां के संरक्षण वहीं 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में ये जीते भी थे। तो याद रखिएगा ना कि अकबर पहले तो स्वतंत्र लाइफ जी नहीं पा रहा था। पता है आपको, अकबर जो था ये स्वतंत्र लाइफ जी नहीं पा रहा था। 1556 से लेकर के 1560 तक, 1556 से लेकर के 60 तक अकबर जो था किसके संरक्षण में काम किया था? बैरम खां के संरक्षण में काम किया। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पता होगा, अगर आप पढ़े हो तो अकबर ये बैरम खां से थोड़ा सा इशू हो गया था, जिस वजह से बैरम खां साम्राज्य छोड़ के चले गए थे और आगे जाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी, उनका मर्डर कर दिया गया था। और फिर जब आप आगे आते हो तो देखते हो कि 1560 से लेकर के 64 के बीच वो पूरी तरीके से किसके प्रभाव में रहा? महामंगा के प्रभाव में रहा, है ना। किसके प्रभाव में रहा? महामंगा। और ये महामंगा के प्रभाव में जो रहा था ना, ये टेन्योर क्या कहलाता है पता है आपको? ये जो टेन्योर है ये कहलाता है आपका पेटीकोट शासन। पेटीकोट शासन, बिकॉज इस समय ना अकबर जो था ये थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट से, थोड़ा सा अपने लाइन से थोड़ा सा डगमगा गया था। इस समय सिर्फ और सिर्फ ये महिलाओं से घिरा होता था। ठीक है, वो पता नहीं क्या कहते थे, हरम शायद कहा जाता था, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएं रहती थी और उन्हीं के बीच ये अपना पूरा जिंदगी यहाँ पे स्पॉइल कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। और फिर 64 के बाद से वो प्रॉपर अपने अनुसार शासन करना शुरू किया था, जब वो महामंगा के प्रभाव से, जब वो और भी महिलाओं के प्रभाव से बाहर आया था। ठीक ना, ये सारी चीजों को याद रखिएगा। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, चलो बना लिए थे आंसर, हाँ टोडरमल हो जाएगा इसका आंसर, है ना, टोडरमल हो जाएगा। तानसेन के बारे में याद रखिएगा ना कि इसका जो रियल नाम था ना रामचंद्र था ना, रामतनु पांडे था, सॉरी, हाँ रामतनु पांडे। इसका जो रियल नेम था वो आपका रामतनु पांडे था, रामतनु पांडे। लेकिन इसके प्रभाव में आकर इसका नाम चेंज किया गया था। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखना आप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? देखो, प्रदान करने पर रोक नहीं लगाता है, लाइन ऐसा लिखा हुआ है, एज इट इज एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल के एग्जाम में। देखो, ये आपका शिक्षा पे बैन नहीं लगा रहा, लेकिन क्या करता है ना, यहाँ पे इंसान को स्वतंत्रता देता है कि भाई किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर कोई भी धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, अगर आप उस धार्मिक शिक्षा को गेन नहीं करना चाहते हो, देन आप फ्री हो, है ना, आप फ्री हो, आप नहीं कर सकते हो। और ना राज्य और ना वो स्कूल, ना वो संस्थान आपको प्रेशराइज करेगा कि भाई आपको पढ़ना ही है ये धार्मिक शिक्षा, है ना।
तो इस चीज को याद रखिएगा, कहाँ लिखा हुआ है, तो 28 में लिखा हुआ है। तो चलो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर बात करें भाग 3 के बारे में, है ना, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच जो है आपका कई प्रकार के अधिकार का चर्चा किया गया, लेकिन 12 और 13 में कुछ डेफिनेशन दिया गया है। अधिकार शुरू कहाँ से होता है, 14 से शुरू होता है। 14 से 18 के बीच कौन सा अधिकार दिया गया, बताओ आप, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, है ना। कौन सा अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, स्वतंत्रता है ना, सॉरी, स्वतंत्रता नहीं है, कौन सा, समानता। 14 से 18 के बीच आपका समानता का अधिकार दिया गया। उसके बाद 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता है, ठीक है, 19 से 22 के बीच स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद जब 23 से 24 के बीच आते हो तो यहाँ पे बताओ कौन सा अधिकार है, बताओ यहाँ पे, शोषण के विरुद्ध अधिकार होगा ना, यहाँ पे क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जब आप 25 से 28 के बीच आते हो, जब आप 25 से 28 के बीच आते हो तो यहाँ पे क्या हो जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। 25 से 28 के बीच किस चीज का अधिकार हो रहा है, तो यहाँ पे बात हो रहा है धार्मिक रूप से स्वतंत्रता का, जिसमें 25 क्या बोलता है, 25 बोलता है कि हमें अपने धर्म का आचरण करने का अधिकार है ना, हमें अपने धर्म का आचरण करने का अधिकार है, धर्म का अंतःकरण करने का अधिकार है, धर्म को मानने का अधिकार है, और धर्म को न मानने का भी अधिकार है। कहाँ बोल रहा है, तो ये आपका आर्टिकल 25 में बोल रहा है। और हम लोग काफी डिटेल से पढ़े ना, 25 का 2 में भी हम लोग कुछ पढ़े हुए। आगे आएगा तो उसके बाद 26 क्या बोलता है कि धार्मिक मामले में जो भी रिचुअल्स होते हैं ना, उसका प्रबंधन करने का भी अधिकार हमें दिया गया है। ये कहाँ दिया गया है, ये आपका 26 में दिया गया, ठीक है। 27 में क्या दिया गया, तो 27 में ये किया गया है कि किसी भी धर्म, ठीक है, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वहां पे आपका बहुत तरीके का, हाँ, आपका टैक्स वगैरह से संबंधित बात किया गया है। उसके बाद फिर देखिएगा 28 में आपका क्या बात किया गया, 28 में ही बात किया गया है कि अगर किसी भी शिक्षण संस्थान में आपको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो आप उसको गेन करने के लिए, आप उसको पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ें, ना पढ़ना चाहते तो नहीं पढ़ें। तो याद रखिएगा 25 में अंतःकरण, 26 में प्रबंधन, 27 में टैक्स से रिलेटेड बात है कि आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा, और 28 में बात किया गया है आपके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाएगा कि आप धार्मिक शिक्षा लो ही। नेक्स्ट में आते हैं, देखो यहाँ पे नुआखाई किस राज्य का त्योहार है। नुआखाई, देखो इसका संधि विच्छेद करें क्या, देखो नुआ मतलब होता है नया, खाई मतलब होता है भोजन, मतलब कुछ नए प्रकार का भोजन। और आपको पता है अपना भारत जो है, यहाँ भारत अपना त्योहारों का देश है। आप देखो अभी दुर्गा पूजा चल रही है, उसके बाद दुर्गा पूजा आता है ना, तो लगातार फिर फेस्टिवल का क्रम चलते आता है। उसके बाद फिर आपका दिवाली आएगा, छठ आएगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे फेस्टिवल आते हैं। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम ऑफ फेस्टिवल जो है ना, ये आपका फसल को लेकर के होता है, ठीक है। खैर ये तो दुर्गा पूजा चलो अपना अलग ही रिचुअल का है, लेकिन आपका बहुत सारा फेस्टिवल जैसे नुआखाई वगैरह, खास के लोक फेस्टिवल जो रहेगा ना, वो आपका फसल से ही संबंधित होता है। ये जो आपका नुआखाई फेस्टिवल है उड़ीसा का है, ठीक है। और ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है चावल से, ठीक है। किससे संबंधित है, चावल से। तो पहले तो आंसर लगाओ आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा। और किससे संबंधित है, तो ये आपका चावल से संबंधित फेस्टिवल है, लिख लेना यहाँ पे आप, चावल से संबंधित फेस्टिवल है। अगर बात करें उड़ीसा के बारे में, तो यह भारत का एक तटीय राज्य है। अगर और भी देखें तो भारत के राष्ट्रगान में इस स्टेट का चर्चा किया गया है। और किस रूप में चर्चा किया गया, बताओ, उत्कल के रूप में। और भी अगर देखें तो पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, कलिंग के नाम से जाना जाता था। इसका स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल, बताओ, 1 अप्रैल 1936 को। अभी यहाँ पे सीएम कौन है, तो अभी यहाँ पे सीएम है, बताओ, मोहन चरण मांझी। कौन है, मोहन चरण मांझी। और गवर्नर कौन है, गवर्नर है भैया रघुबर दास, है ना। कौन है, रघुबर दास। रघुबर दास के बारे में आप याद रखना ना कि झारखंड के पूर्व सीएम भी रहे, ठीक है, झारखंड के पूर्व सीएम रहे। अगर और भी देखिए उड़ीसा में, तो उड़ीसा का चिल्का झील बहुत प्रसिद्ध है, लिखते जाना सब, चिल्का झील बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो बहुत प्रसिद्ध है, ठीक ना। कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया, चिल्का झील हो गया, ये सब आपका उड़ीसा का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, प्रसिद्ध स्थल है, मॉन्यूमेंट वगैरह है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं, देखना है यहाँ पे, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। इंपॉर्टेंट है, साउथ का है और आपका बनता है क्वेश्चन ये सबसे, ठीक ना। तो देखना यहाँ पे महेंद्र वर्मन किस वंश का शासक था। तो महेंद्र वर्मन जो था ना, किस वंश का था, बताओ आप। महेंद्र वर्मन जो था ये आपका पल्लव वंश का शासक था। किस वंश का शासक था, पल्लव वंश का। अगर देखें कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, ठीक है। और इसी सिंह विष्णु का बेटा कौन था, महेंद्र वर्मन प्रथम,
ठीक है। लगभग कब से कब तक शासन किया, तो 600 से लेकर के 630 ईस्वी तक कौन शासन किया था, तो महेंद्र वर्मन प्रथम शासन किया था। ठीक है, ये इसको आपका चित्रकार पुली की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, किस चीज की, चित्रकार पुली, चित्रकार पुली, चूंकि इसको चित्रकारिता वगैरह में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। इसने एक बुक लिखा था जिसका नाम था मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, जो कि एक प्रकार का हास्य ग्रंथ था। ठीक है, ये कैसा बुक था, तो ये आपका कॉमेडी बुक था, है ना, ये थोड़ा सा व्यंग्य वाला बुक था। इस चीज को आप याद रखोगे। ठीक है, शिव विष्णु हो गया, और ये संस्थापक हो गया, उसका पुत्र हो गया महेंद्र वर्मन प्रथम। हाँ, एक चीज आप और यहाँ पे याद रख सकते हो कि यह जो था पहले जैन धर्म से बिलोंग करता था। ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम जो था ये पहले जैन धर्म से संबंधित था, लेकिन आगे जाकर के ये किस धर्म को अपना लिया था, बताओ, शैव धर्म को अपना लिया था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत गर्मी है, लाइट भी चली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है। देखो बहुत खतरनाक होली है ना, मतलब खेलते खेलते कब लठ चल जाए भगवान जाने। लठमार होली कहाँ चलता है, तो बताओ, अपने बिहार यूपी में यही चलता होगा ना, बिहार यूपी में, तो हाँ यूपी में ही चलता है। और एग्जाम में क्वेश्चन डिटेल से भी पूछा हुआ है कि यूपी में भी कहाँ चलता है, तो यूपी में एक जगह है बरसाना, है ना, बरसाना, गाना सुने होंगे आप, बरसाने वाली रातें, तो बरसाना में हो गया, ये सब जगह पे आपका ये होली चलता है। तो पहले तो आज इसका आंसर लगा लो। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिएगा कि यूपी में भी कहाँ कहाँ चलता है, बताओ। यूपी में चलता है आपका मथुरा, मथुरा, और कहाँ चलता है, नंदगांव, नंदगांव, और कहाँ चलता है, बरसाने, यहाँ चलता है आपका लठमार होली। और ये होली का ही एक अलग रूप है। ठीक है, होली का ही आपका ये एक अलग रूप है। अगर बात करें यूपी के बारे में, तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये होली बोल रहे थे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी है। ठीक है, लगभग कितनी करोड़ की आबादी है, तो लगभग यहाँ पे 24 करोड़ की आबादी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जिला कितना है, तो जिला है यहाँ 75। ठीक है, अगर बात करें सीएम के बारे में, तो बिहार में लगभग 20+3 सीएम बन चुके हैं। मतलब 20 हो गए आपके कार्यकाल वाले और 3 हो गए आपके कार्यवाहक, जिनमें आपका टेन्योर जल्दी पूरा किसी का नहीं हो पाता था। आपके जो योगी आदित्यनाथ है ना, ये लगातार 2 बार सीएम बने हैं। ठीक है, लगातार 2 बार सीएम बनने वाले आपके व्यक्ति बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और कहाँ के सीएम हैं, तो भाई बताओ कहाँ के, यूपी के हैं, है ना। और पहली बार जो बने थे, कब से कब तक बने थे, 17 से 22, 2017 से 2022। और नेक्स्ट जो टेन्योर शुरू हुआ है वो 22 से चल रहा है। कहाँ कब खत्म होगा, जोड़ो, 22 में 5 जोड़ेंगे 27 में खत्म होगा, और मे बी के 27 में फिर आ जाए, है ना, क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है यूपी में। और भी अगर देखें तो यहाँ की गवर्नर कौन है, यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। यूपी के बारे में और भी याद रखिएगा कि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे भारत का पहला राज्य है जहां पहली बार महिला भी सीएम बनी थी और पहली बार महिला ही गवर्नर भी बनी थी। सीएम बनने वाली महिला कौन थी, बताओ, सुचेता कृपलानी। और गवर्नर बनने वाली महिला कौन थी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ठीक ना, चलो और भी कुछ देखोगे यहाँ पे। चलो देखते हैं लोकसभा, यहाँ का लोकसभा सीट कितना है, बताओ आप। यहाँ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा ले रखा है ना, 80 हो जाएगा। राज्यसभा सीट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, हाँ विधानसभा, चलो आ जाओ। विधानसभा सीट कितना हो जाएगा, विधानसभा सीट हो जाएगा 403। चलो विधान परिषद छोड़ दें आपके लिए, बताना आप कि विधान परिषद सीट कितना है। ठीक है, विधान परिषद सीट कितना है बताना आप। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखो लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसको, यही करता है एग्जाम में, पता। इसका बस एक लाइन का क्वेश्चन निकलेगा, लेकिन आपको इतना लंबा क्वेश्चन दिया कि बच्चा का दिमाग पहले पढ़ के देख के ही लग रही, बाप रे इतना लंबा क्वेश्चन। सोचो बोर्ड पे इतना बड़ा लग रहा है, तो आपके छोटे वाले स्क्रीन पे कितना बड़ा लगता होगा। देखो यहाँ पे, चंदेरी के मेदिनी राय, चंदेरी के मेदिनी राय, ठीक है, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना सहित राणा सांगा के साथ मिल गए थे। मतलब 4 लोग का ग्रुप था, एक आदमी को हराने के लिए तैयार हो रहा था। वही आपसे पूछा कि किसको हराने के लिए हो रहा था, बताओ। ऑप्शन देखो आप यहाँ पे, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। ऑप्शन से बताओ यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताओ। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए बाबर। बाबर ही ना आया था भारत में पहला मुगल जो था। अगर बाबर के बारे में बात करें तो ये दो वंश से संबंधित था। एक हो जाएगा आपका तैमूर वंश से संबंधित था और एक था आपका, बताओ, एक था आपका तैमूर और एक था आपका मंगोल। एक तैमूर वंश से ये संबंधित था और एक आपका ये मंगोल वंश है, ठीक है। जो चंगेज खां था, याद आ रहा है आपको, चंगेज खां वाला जो मंगोल वंश था उससे संबंधित था। अब बताइएगा कि वो माता की ओर से किधर से था और पिता की ओर से किधर से था। अगर बात करें तो बाबर जो है 1519 से लेकर के 1526 के बीच भारत में कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार, लेकिन सारा का सारा असफल हो रहा था या कम सफल हो रहा था। और आपका सफल आक्रमण कब हुआ? 1526 में, जिसको आप किस नाम से जानते हो? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से आप इसको जानते हो, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और 1526 के बाद भी देखो यही होता है ना कि अगर आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप आराम करने लग जाओगे ना तो वो चीज नहीं हो पाएगा, फिर आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको आराम करना ही नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आप कुछ भी हो, जिस भी क्षेत्र में आप काम करते रहो कंटिन्यू। बाबर को देखो कि 1519 से लेकर के 26 तक भारत में 5 बार आक्रमण किया, बेचारों को सफलता मिल नहीं रही थी। थोड़ा बहुत क्षेत्र अगर ऑक्युपाई कर भी पाता था अपने देश गया, तब तक ये फिर से वापस चला गया। ऐसा हो रहा था उसके साथ। लेकिन 1526 में वो फाइनली भारत का एक क्षेत्र जीत गया, दैट इज पानीपत, है ना। पानीपत में वो जीत गया, फिर भी वो आराम से नहीं बैठा, फिर भी वो लड़ रहा था। 26 में, 27 में, 28 में, 29 में लगातार वो लड़ाई करते ही रहा और 1530 में आपकी उसकी मृत्यु भी हो गई थी, है ना। तो 1526 में वो लड़ा। लेकिन यहाँ पे जिस युद्ध के बारे में बोल रहा है ना, तो किस युद्ध के बारे में बोल रहा है? जिसमें मेदिनी राय एक राजपूत शासक था, ठीक है। कछवाहा का एक राजपूत शासक था जो बाबर के साथ किस युद्ध में भिड़ा था? तो चंदेरी के युद्ध में भिड़ा था। चंदेरी का युद्ध, ये चंदेरी कहाँ पड़ता है भैया? तो ये पड़ता है आपका एमपी में। ये जो चंदेरी क्षेत्र है ये कहाँ पड़ रहा है? तो ये पड़ रहा है आपका एमपी में। और ये चंदेरी जो आपका युद्ध हुआ था, ठीक है, चंदेरी का जो आपका युद्ध हुआ था, कब हुआ था बताओ? 1526 में तो आपका पानीपत का युद्ध लड़ा था। उसके बाद फिर 1527 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था, है ना। और चंदेरी का युद्ध कब हो जाएगा? 1528 में। और इतनी सारी सेनाओं होने के बाद भी जीता कौन था? तो बाबर जीता था। क्योंकि देखो बाबर के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था। बाबर का अपने देश में कुछ बचा ही नहीं था जिसके लिए वो जाता। उसको पता था कि भाई जो अब थोड़ा बहुत हम भारत में जीत रहे हैं, अगर हम जीते तो भाई हम यहाँ पे रह पाएंगे, अगर हार गए तो मेरा सब कुछ खत्म है। जी जान लगा दिया और वो जीता यहाँ पर। और आप उसको गलत नहीं बोल सकते, वो बाहर से आके भारत पे अटैक किया। यहाँ के शासक में भी कमजोरी थी। इवन राणा सांगा लोग जो थे वो सारे लोग अपने फायदे के लिए लड़ रहे थे। बाबर को भी बुलाया गया था, ठीक है, वो आकर के अटैक करके हार के चला जा रहा था, लेकिन फिर उसको बुलाया गया भारत में कि आप आओ और लड़ो और लड़के जाओ, ये क्षेत्र हमको दे दो। तो ऐसा थोड़ी होता है, शुरुआत से हम लोग ऐसा पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको हर एक जगह ना आपको भारतीयों की ही गलती मिलेगी। आप या तो आप उसको ले लो, क्या नाम था उसका, अरे जो भारत पे अटैक किया था यूनानी जो था सिकंदर, है ना। सिकंदर भी जब आया था तो उसको भारतीय लोग ही हेल्प किया था। क्या नाम था उसका? राजा आम्भी, है ना। उसका मोहम्मद बिन कासिम जो आया था 712 में, उसको मोका नामक एक ब्राह्मण हेल्प किया था। अंग्रेज लोग भी जब भारत में आया तो आज ही क्लास में पढ़ा रहे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो उसमें आप पढ़े थे ना, हंसराज नाम का जो भारतीय था वो सपोर्ट किया था माइकल ओ डायर को और रेजिनाल्ड डायर को। तो हर जगह जब तक आपके घर में ना आपका परिवार, आपका जब तक आपका अपने में ही कोई बुरा चाहने वाला नहीं रहेगा ना, आपका बुरा नहीं होगा, बाकी लोग क्या ही बुरा करेंगे, है ना। इस चीज को याद रखिए, खैर ये सब भी जरूरी है। और ये चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, जिसमें फाइनली जीता कौन था? तो ये आपका बाबर जीता था, ठीक है। अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, बने रहिए हमारे साथ।